हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सीटेट में जो 2018 में जो ऑफलाइन बैच में आया था, दिसंबर में सेशन में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो 2018 में जो सोशल साइंस में क्वेश्चन आया था, उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं, तो सोशल साइंस में जिस प्रकार का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि जो मैंने 2018 का सीडीपी वाला सेट प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। तो जो कोई भी वो सीडीपी वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले एसएसटी, ठीक है। फिर एसएसटी का हम लोग कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग साइंस, मैथ, फिर हिंदी, इंग्लिश सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एसएसटी, ठीक है। तो एसएसटी में देखते हैं कि सीटेट 2018 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्या था, 2018 का क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 2018 का, ठीक। ये सीटेट का, सीटेट 2018 दिसंबर में जो आया था उसका ऑफलाइन में, ठीक है, उसका है। तो चलिए हम लोग करते हैं एसएसटी का। आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वाक दिशवर्षी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है पहला वायु वेग के लिए, ऑप्शन में भी वायु दाब के लिए, ऑप्शन में से वायु दिशा के लिए, और ऑप्शन में वायु तापमान के लिए। हम फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी करेंगे डिटेल में कि क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होता है सही ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन में वायु की दिशा नापने के लिए। देखिए वाक दिशदर्शी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वाक दिशदर्शी क्या होता है, यह क्या होता है, एक वाइंड वेव होता है, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिए वाइंड वेव। इसको क्या करता है, एक छत रहता है, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि ये घर है, ठीक है। मान लेते हैं ये घर है, तो ये घर का जो ऊपर ये वाला छत है, इसमें क्या कहता है, छत के ऊपर में इस प्रकार का यहाँ पे एक ऐसे एरो करके लगाया जाता है, ठीक है। जो यह दिशा को बताता है, ठीक है, कि हवा की गति किस प्रकार से आ रही है, नॉर्थ टू साउथ। इस तरह के जो होता है, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन जो बताता है, ये दिशा को बताने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है छत में, ताकि हवा जो आती है उस हिसाब से वो गति को बताता है, ठीक है। फिर कुछ कुछ पॉइंट भी याद कर लेते हैं, जैसे तापमापिका, तापमापी जो होता है कुछ कुछ लिख देते हैं, जैसे वायु तापमान है तो तापमान दिखा, तापमान मापने के लिए क्या, तापमान मापने में उपयोग होता है, तो ये भी याद है। जैसे वायु दाब मापिका है, वायु दाब मापने के लिए, वायु दाब मापिका है तो वायु को दाब मापने के लिए, तो वायु दाब मापने के लिए क्या, वायु दाब मापिका उपयोग करते हैं, किसका, वायु दाब मापिका, ये भी याद रखिएगा। दाब मापे का प्रयोग करते हैं, वायु दाब मापे का। फिर उसके बाद क्या है, तापमापी हो गया, तापमान मापने के लिए, ठीक है। या फिर वर्षा की मात्रा को मापने के लिए क्या कहता है, वर्षा मापी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ की पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है, मान लो ये दिया है तो अगला बार हो सकता है कुछ अलग दे दे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो वायु दाब मापने ये सब हो गया। चलिए, तो आगे फिर हम लोग देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी, ठीक है। वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत रेडियो तरंग में संचरण में मदद करती है, ठीक है। तो रेडियो तरंग के संचरण में कौन मदद करती है। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, ऑप्शन में बहिर्मंडल, मतलब मध्य मंडल, ऑप्शन में बाह्य मंडल, ऑप्शन में बहिर्मंडल। चलिए आप लोग बताइए, तो वायुमंडल में निम्न में कौन सा परत रेडियो तरंग में मदद करती है। फिर उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, फिर आंसर करेंगे हम लोग। चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी, क्या, बाह्य वायुमंडल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य वायुमंडल। अब इसके बाद थोड़ा सा जानेंगे कि ये बाह्य वायुमंडल होते क्या है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो चार ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, देखिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है, कि संपूर्ण तापमान जितने भी होते हैं, ऊपरी के जितने भी वायुमंडल का भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल का भाग कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कि ये आखिर होता क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, चार मतलब कि 5 लेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहला लेयर से, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर और 5 लेयर, ठीक है। देखिए नीचे जो होता है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक। तो क्षोभ मंडल, ठीक है। ये हो गया क्षोभ मंडल, ये याद रखिएगा। फिर उसका जस्ट जैसे ऊपर चलेंगे उसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल, उसको बोलते हैं समताप ताप मंडल, ठीक है। तो ये समताप मंडल हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जैसे जाएंगे उसको बोलते हैं ये मध्य मंडल, ठीक है। ये मध्य मंडल होता है। उसके जस्ट ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ होता है वायुमंडल, इसी के बारे में बात किया है, ठीक है। वायुमंडल बोला है ना, तो इसका आंसर जो है वायुमंडल, जो वायुमंडल की क्या निम्नलिखित में से परत
जो रेडियो तरंग के लिए उपयोग करते हैं, तो कौन सा बाह्यमंडल, ये वाला जो है चौथा वाला लेयर बाह्यमंडल, और इसका लास्ट जो होता है इसको बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। तो ये इसी को दूसरा बोलते हैं। वायुमंडल का दूसरा नाम क्या है, इसका आयन मंडल भी याद है, आप लोग याद रखिएगा, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी, तो बहिर्मंडल का नाम आयन मंडल, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, किलोमीटर पूछ देता है, ठीक है। तो इसका कितना कितना रेंज होता है, तो वो भी, तो जैसे कि क्षोभ मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल में थोड़ा सा बता दें, क्षोभ मंडल जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है, तो ठीक है, जैसे कि मतलब कि जो पानी उनी बरसात होता है, ये वाला हवाई जहाज जो उड़ाने वाला है समताप मंडल होता है, जिसमें हवाई जहाज ये सब सारा उपाया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। अब कभी कभी बोल देगा क्षोभ मंडल का रेंज कितनी होती है, तो इसका कितना किलोमीटर है, ये 13 किलोमीटर तक याद रहता है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आप लोगों को याद भी रहे, कभी एग्जाम में आ जाए तो बता दीजिएगा। इसका 13 किलोमीटर तक का रेंज होता है, ठीक है, 0 से लेकर 13 किलोमीटर का। और जितनी भी वायु संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, सब किसके अंदर में, क्षोभमंडल के अंतर्गत होती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। समताप मंडल कितना होता है, इसका रेंज होता है 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। तो ये भी रहता है, समताप मंडल का रेंज क्या है, 50 किलोमीटर के बीच में। और इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी जो हवाई जहाज उड़ाने वाले जो जितने भी होती है, हवाई जहाज उड़ाना और ओजोन परत, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, हवाई जहाज और ओजोन परत, ओजोन परत दोनों किस में हो जाता है, इसमें समताप मंडल के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जो यूवी किरणें जो होती है इसी के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा था मध्य मंडल, मध्य मंडल में क्या होता है, जिसमें 80 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है, ये भी आता है कि 80 किलोमीटर का रेंज होता है। और इसमें क्या होता है, उल्का पिंड जब आती है, उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड जब वो आसमान से आती है, तो क्या कहना, गिरने के बाद क्या है, जलने लग जाती है, तो ये मध्य मंडल के अंदर, ठीक है। बहिर्मंडल तो आप लोग पहले रेडियो संचार, ठीक है, जितनी भी रेडियो संचार एक्टिविटी या तरंग एक्टिविटी जो प्रसारित किया जाता है, ये वायुमंडल के अंतर्गत में होता है। और लास्ट जो होता है ये बहिर्मंडल, इसमें क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में तैरती है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहिर्मंडल जो लास्ट वाली है, इसमें क्या होता है, हीलियम याद रखिएगा, हीलियम, हीलियम और क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन क्या है, अंतरिक्ष में तैरती है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें बोलता है कि आंतरिक से बाह्यतम परत की पहचान का मतलब, अंदर से पहला मतलब कि अंदर से लगे, ये सबसे अंदर हो गया, फिर उसके बाद ये वाला हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, और ये लास्ट वाला, तो समझे, ये ए बी सी और डी, मतलब 4 पैर है, तो सबसे पहले अंदर वाला से बताना है, उसके बाद बाहर की ओर जाना है, ठीक है। तो आपको पहचान करना है। पहला ऑप्शन है पर्पटी मेंटल बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड, दूसरा है मेंटल पर्पटी बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड बाह्य क्रोड पर्पटी मेंटल, और चौथा आंतरिक क्रोड बाह्य क्रोड और मेंटल और पर्पटी क्रोड। तो आप लोग को बताना है सही आंसर इसका। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आंतरिक कोण, बाह्य कोण, मेंटल और पर्पटी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, जो डिटेल एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं। तो इसका बोलेगा आंतरिक कोण का रेंज कितना होता है, तो इसका रेंज होता है 5150 किलोमीटर से कितना, 6100 किलोमीटर, मतलब 61 6371 तो ये रेंज याद रखिएगा आंतरिक कोण का, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद बोलेगा बाह्य क्रोट का रेंज कितना होता है, तो बाह्य क्रोट का रेंज होता है 2900 लेके 5150। बाह्य क्रोट का रेंज कितना था, 2900 लेके 51, तो 2900 लेके 51, ठीक है, 5150 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लास्ट बचता है निचली मेंटल, उसका कितना रेंज होता है, इसका निचली मेंटल का रेंज होता है 700 से लेकर 2900 लेकर, ठीक है, निचली मेंटल 700 से लेकर 2900, ठीक है। और जो लास्ट बच जाता है क्या, लास्ट है ऊपरी क्रस्ट, जो 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक कराया जाता है, लास्ट 0 से लेकर 30 किलोमीटर क्रस्ट, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है लास्ट क्रस्ट वाला, तो इसका इसका तो ये चारों का रेंज याद रखिएगा, ठीक है। पहले मतलब ये चौथा वाला नीचे वाला, ठीक है, डी, ये डी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला है, ये बी वाला है, और ये ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप लोग रेंज याद रखिएगा 29 से लेकर ये तक, ठीक है, 51 से इतना से 63, 29 से लेकर 51 से 50, 700 से लेकर 29 और 0 से लेकर 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप लोग रेंज याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा रेंज के बारे में आ गया, तो थोड़ा सा और जान जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे ये होता है, देखिए सबसे अंदर की ओर जो रहता है, तो इसको क्या बोलता है, आंतरिक, तो इसे आंतरिक परत हो जाएगा। जैसे बाहर के है, तो इसको परपट्टी बोलते हैं, बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं, परपट्टी। अब परपट्टी से याद लिख लीजिए, बाहर वाला जो होता है परपट्टी, परपट्टी से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो आप लोगों को इतना याद होगा। अब थोड़ा-सा और कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ताकि यदि आपको ये सब याद रहेगा, ये वाला इसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड, ठीक है? याद रखिएगा। इसके जो ऊपरी वाला भाग होते हैं, तो ठीक है? उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्रोड बोलते हैं, फिर उसके बाद सीमा, और उसके बाद लास्ट वाला जो होता है बाह्य क्रोड, ठीक है? और यहाँ से यहाँ के बीच का जो भाग होता है, ये वाला भाग को इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है? इसको मेंटल बोलते हैं। तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में कभी ये सब पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। और कुछ-कुछ बताते हैं, जैसे कि महाद्वीप द्वारा जैसे होता है, तो महाद्वीप संगीत कभी पूछा जाता है, महाद्वीप है तो इसमें क्या रहता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम को पाया जाता है, ठीक है? और जब बोलेगा महासागर परपट्टी बोलेगा, जब महासागर परपट्टी बोलेगा तो उसमें क्या रहता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है? महासागर परपट्टी, जब महासागर के बाद बोलेगा, महासागर, ठीक है? महासागर जब भी बोलेगा तो महासागर बोलेगा तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा। और जब बोलेगा महाद्वीप, ठीक है? महाद्वीप कभी एग्जाम में पूछ दे तो महाद्वीप बोलेगा तो सिलिकॉन क्या बोले और एल्युमिनियम। इसमें एल्युमिनियम रहता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम, और इसमें होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन होता है, दिए गए में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? देखिए, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है? यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है? तो आपको इसको देख के बताना है कि ये क्या दर्शाता है एक दूसरे को। पहला ऑप्शन सूर्य ग्रहण को, ऑप्शन में भी चंद्र ग्रहण को, ऑप्शन में विषम ज्वार भाटा को, और लघुत्तम ये को। बताइए क्या दर्शाता है? चलिए, आप लोग जल्दी बताने की कोशिश कीजिए फिर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है। क्या? लघु और ज्वार भाटा को दर्शाता है। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं क्या है। देखिए, ये कब होता है? प्रत्येक शुक्ल पक्ष को। कब होता है? शुक्ल पक्ष, याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष, ठीक है? प्रत्येक शुक्ल पक्ष के कब? अष्टमी, कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन, ठीक है? कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। क्यों होता है ये सब के बारे में जानते हैं। जब इसमें क्या था, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, क्या? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सन हो गया, अर्थ हो गया, मून, तीनों क्या होता है, एक फलक में आ जाता है, ठीक है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा समकोणिक स्थिति में आता है। कौन सी? समकोणिक स्थिति। अभी पूछ रहे कौन स्थिति में आती है, तो समकोणिक स्थिति में, ठीक है? कोणिक स्थिति में, ये कौन सी? समकोणिक स्थिति में आ जाती है, ठीक है? जिसके कारण क्या कहते हैं, ये एक दूसरे का विपरीत कार्य करते हैं, ये एक दूसरे का अपोजिट कार्य करने लगते हैं। जैसे अर्थ है तो सन की ओर अपोजिट करता है, मून इधर की ओर कर रही है, तो ये क्या एक दूसरे का अपोजिट कार्य करने लग जाते हैं। इसीलिए क्या था, लघु ज्वार भाटा होती है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें बोलता है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, क्या बोलते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाती है और बहती है। मोर बनाकर बहने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन तटबंध, ऑप्शन में बाढ़ का मैदान, ऑप्शन में विसर्ग, ऑप्शन में चाप झील। चलिए बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी ये क्वेश्चन मिला ना, ये सारा एनसीईआरटी क्लास 7 से ज्यादा क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्लास 7, जब ये जैसे ऊपर वाला है, ये भी क्लास एनसीईआरटी का है, ठीक है? ये एनसीईआरटी क्लास 7 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 से। ये भी चैप्टर नंबर 3 का वायुमंडल चैप्टर नंबर एनसीईआरटी क्लास 7 3 का। ये भी पृथ्वी का जो है, ये एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। तो देखिए, क्लास 7 से कितना क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सब आप लोग, फिर एनसीईआरटी का क्लास ये 6 से, ठीक है? ये भी क्लास 7 से, जो अभी ये पूछा है ना नदी वाला मोर वाला, ये भी देखिए क्लास 7 से कितना है। जो कभी एनसीईआरटी का नहीं पढ़े हैं जो, तो वो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे एनसीईआरटी का देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ रहा है वो सब हम करवाए हैं, ठीक है? तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, आंसर पहले देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है? अब चलते हैं विसर्ग क्या होता है, ठीक है? देखिए, विसर्ग क्या होता है, बड़े मोर जो बनाते हैं, नदी मतलब नदी जब बहती है उस समय जो बड़े मोर बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिख भी दिया है, और बड़े मोर बनाकर बहती है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग करते हैं। उसके बाद और कुछ कुछ अलग पॉइंट भी है। जब समय के साथ क्या विसर्ग लूप नदी से जब कट जाते हैं और कट के क्या अलग होकर जब झील बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। जब क्या है, नदी कट कर, ठीक है, ये भी याद है, कट कर अलग, ठीक है, कट कर अलग जब हो जाते तो उसको क्या कहते हैं, चाप झील बनाते हैं, ठीक है? ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब कट के अलग हो जाएगी तो क्या बनेगा, चाप झील बनाएगी, ठीक है? और एक है, जब ये समतल और उपजाऊ या बारकृत मैदान का निर्माण करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं।
जब समतल बाढ़ के नदी का निर्माण करती है, समतल बाढ़ के नदी का निर्माण करेंगे तो उसका हम क्या करते हैं, तटबंध करते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखें। जब कट कर अलग हो जाएगा तो चाप झील, ठीक है। और जब मतलब कि क्या बोलते हैं, एक सत बार मैदान में क्या कहते हैं, मतलब कि समतल उपजाऊ जमीन, जब उपजाऊ जमीन बनाते हैं तो उसको तटबंध इंग्लिश में बोलते हैं लेप, ठीक है। और इसके बाद विसर्ग जो जानवे करते हैं, जो बड़े मैदान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बाढ़ का मैदान हो गया, ठीक है। तो बाढ़ का मैदान क्या हो जाए, जैसे नदी है, ठीक है, ऐसे ऐसे नदी जब बहती है तो ये काट के क्या होता है, इस जगह पे अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो काट के अलग होते हैं तो इसको चाप झील कहते हैं। और जब इस जगह पे जो इस साइड साइड में जो होता है, ये साइड साइड में जो मिट्टी जमी हुई रहती है और ये समतल जमीन बन जाती है, और यहाँ के उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या बोलता है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोग को बचाने, ठीक है, लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहतर उपयोगी है? पहला ऑप्शन वायु मार्ग, ऑप्शन रेल मार्ग, ऑप्शन में सड़क मार्ग, ऑप्शन में जल मार्ग। चलिए बताइए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत स्लो हो जाएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्पीड करते हैं। तो इसका क्या है, वायु मार्ग क्या कहते हैं, वायु मार्ग क्या होता है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। वायु मार्ग क्या होता है, हेलीकॉप्टर, मतलब जैसे कि प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं होती है उसमें सबसे बेस्ट क्या होता है, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दुर्गम क्षेत्रों जितने भी पेड़ वाली जगह होते हैं, ठीक है, वहाँ भोजन, कपड़ा, दवाएं पहुंचाने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट माध्यम वायु मार्ग होता है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये मतलब कि भूकंप हुआ ये सब होता है तो उसमें परेशानी होती है, ये सब जाने में थोड़ा कठिनाई होती है, बट ये इसके जहाज के माध्यम से क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित कहलाते हैं, क्या कहते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव संबंधी को बताती है, क्या कहते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन नगरीय भूगोल, ऑप्शन जैव भूगोल, ऑप्शन जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन मानव भूगोल। चलिए बताइए, सही आंसर क्या होगा, इसको बोलता है जनसंख्या विधि, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका जनसंख्या, तो जनसंख्या में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, ये सब जितनी भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि ये क्या है, प्रवासी जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि को दर को प्रभावित करने वाली जितनी भी एक्टिविटियां होती है उनको यह दर्शाती है, ठीक है। प्रवासी मतलब जो बाहर से आकर बस जाते हैं, तो वो सब की जितनी भी एक्टिविटी है उसके बारे में जो बताती है, ये इसमें संबंधित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, कथन में क्या बोला है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे बाद अस्त होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये सही है। दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। आपको कारण दे दिया है, आपको नीचे विकल्प है, नीचे आपका विकल्प है, उसमें से आपको सही और असत्य असत्य बताना है। पहला बोलता है ए और आर दोनों सत्य है, ए आर दोनों स्पष्ट करता है, ठीक है। दूसरा बोलता है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। तीसरा बोलता है ए सत्य है पर आर असत्य है, और चौथा बोलता है ए असत्य है पर आर सत्य है। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, चलिए जल्दी बताइए आप लोग। चलिए तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर दोनों सत्य है लेकिन आर और ए का व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दोनों सत्य है पर एक दूसरे को कहता है, ये व्याख्या नहीं करता, ठीक है। चलिए, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत का स्रोत है, ठीक है। पहला है ईंधन, ऑप्शन में प्राकृतिक है, ऑप्शन में सौर ऊर्जा, ऑप्शन में कोयला। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्या सौर ऊर्जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे थोड़ा सा जान जाते, गैर परंपरागत और एक परंपरागत होता है, ठीक है। जिसमें से गैर परंपरागत और परंपरागत के बारे में भी थोड़ा सा जान जाते हैं, जैसे कि कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ठीक है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल प्राकृतिक गैस ऊर्जा परंपरागत का स्रोत होते हैं, तो आप जानते हैं परंपरागत, ठीक है। एक परंपरागत एक गैर परंपरागत होता है, ठीक है। तो जितने भी कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या होता है, परंपरागत होता है। और गैर परंपरागत वो होता है जिससे सौर ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब सौर ऊर्जा जो होता है गैर परंपरागत का स्रोत है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये सब जितने भी ये सब परंपरागत और ये गैर परंपरागत का है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन करता है। तो जब मतलब मछली का जो प्रजनन करने की प्रक्रिया क्या करता है, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर। चलिए बताइए, ये तो आसान है। चलिए
तो क्या कहता है पीसी कल्चर, मछली के उत्पादन को प्रक्रिया को क्या कहता है पीसी कल्चर कहते हैं। तो इसको क्या कहता है तालाब या पोखर में करके रख के क्या कहता है मछलियों को प्रजनन किया जाता है, ठीक है। विटी कल्चर क्या कहता है, विटी कल्चर अंगूर, ठीक है, अंगूर का जो खेती किया जाता है उसको विटी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किसे कहता है, जिसमें बागवानी किया जाता है, ठीक है, बागवानी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बागवानी ये हो गया अंगूर, ठीक है, अंगूर की खेती। सेरीकल्चर वही जो क्या कहते हैं रेशम उसम का जो उत्पादन किया जाता है उसको सेरीकल्चर, जैसे कपड़ा बनाना ये सभी जो प्रक्रिया होते हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत होते हैं। तो ये सब सारे याद रखिएगा। जैसे कि केचुआ पालन, ठीक है, तो वो सब जितनी भी एक्टिविटी बहुत सारा कल्चर होते हैं तो वो सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोलता है स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों भागों को क्या एक दूसरे से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एक संकरा भाग पहले जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी स्थल संधि। तो क्या कहता है स्थल का संकरा का वो भाग जो क्या कहता है दोनों को जोड़ती है तो उसे क्या कहते हैं स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। आपको बताना सबसे छोटा महाद्वीप, पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन में अफ्रीका, ऑप्शन में यूरोप। चलिए बताइए आप लोग महाद्वीप, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद करिए। कभी कभी इसका क्षेत्रफल पूछ देते हैं, क्षेत्रफल इसका कितना होता है 76,000 76,86,000 कितना 880, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इसका क्षेत्रफल इतना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, ठीक है। टोटल महाद्वीप कितने, 7 महाद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन बोलेगा, सबसे बड़ा महाद्वीप बोलेगा तो एशिया, ठीक है। एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये लोग टोटल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शामिल है, क्या शामिल है। पहला इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। ऑप्शन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ऑप्शन में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ऑप्शन में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान और समाजशास्त्र। चलिए बताइए 43। चलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या था, पहला इतिहास, फिर भूगोल, फिर राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है आगमनात्मक क्या है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में किस विधा का विरोधाभास है। तो आप बताना आगमनात्मक अधिगम, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं 44 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होता है व्याख्यात्मक। तो आगमनात्मक अधिगम जो होता है यह क्या व्याख्यात्मक अधिगम का क्या करता है एक दूसरे का विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। आगमनात्मक अधिगम विधि क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह क्या होता है एक घटना का निरीक्षण करना या विश्लेषण, तो कोई घटना आया था, ठीक है, उसका निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, उसका नियम अथवा उसका सिद्धांतों का निर्माण कैसे किया जाता है, ये सब क्या होता है आगमनात्मक विधि के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है दिए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। पहला आलोचनात्मक सोच धारणाओं को निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ठीक है। दूसरा बोलते हैं यह सूचना तर्कों और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए ए सत्य है, बी असत्य है। ऑप्शन में टू बोलता है ए असत्य, बी सत्य। ऑप्शन में से ए बी दोनों सत्य, ऑप्शन में डी ए और बी दोनों सत्य। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या है ए सत्य है और बी असत्य है। तो ए सत्य मतलब आलोचनात्मक सोच निर्माण अनुप्रयोगों के विस्तार को बढ़ावा देती है, ये सही है। पर ये क्या है यह दूसरे को तर्कों और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, ये गलत बात है। ये मदद करती है बट इसमें बोला नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोलते हैं। इसमें बोलता है अनुवाज साक्ष्य क्या है। इसमें बोला जाता है इम्पिरिकल एविडेंस। इम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है इसके बारे में अभी जानेंगे, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अनुभाज्य अनुभाज्य साक्ष्य क्या होता है इसका हम पहले देखते हैं। यह क्या होता है इंद्रियों के माध्यम से, तो इंद्रियों मतलब क्या था हाथ नाक मुंह यह सब के जो सेंस के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है उसको बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। ये क्या करता है डाटा को कलेक्ट करता है, अवलोकन करता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। वर्णन करता है, अवलोकन करता है, व्याख्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, लेख करता है, पत्र पत्रिका पुस्तिका उसका क्या कहता है ये डाटा को पूरा अध्ययन करने में ये सब उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं और यह क्या सत्य के प्रत्याश, यह सत्य पे बेस्ट कर देता है, ठीक है।
पहला ऑप्शन इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया को एकत्रित करता है। हाँ, ये तो सही है, अभी बताएं। अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है। यह मटेरियल इकाइयों को मापने का आंकड़े हैं। और ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े का संग्रह और विश्वसनीय तरीकों को उपयोग कर एकत्रित आंकड़े हैं। चलिए बताइए। अब जस्ट हम बता ही दिए तो आप लोग को तो आ ही हो गया। तो क्या है, अभी जस्ट बता दे, क्या है ये? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया को एकत्रित करने का डाटा है, ठीक है। चलिए अगला 47 देख लेते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोग इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो 47 ना, चलिए 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूगोल। तो ये जितनी भी ऐसा भौतिक, ये मॉडल प्रकृति शिक्षण, ये सब जितनी भी होती हैं, इसको ये करने के लिए 46 हो जाएगा भूगोल, ठीक है। चलिए 48 देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र के मौसम में जानकारी संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो बताइए, मौसम संबंधी जानकारी संग्रह किस प्रकार का है? पहला प्राथमिक स्रोत है, ऑप्शन द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत है, और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोत है। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? जिसमें एक्सप्लेन होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसको निकलते चलेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों होता है, ठीक है। तो समाचार ये सब करना है, दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए 49 देख लेते हैं। 49 में बोलते हैं, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार के कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? चलिए बताइए। पहला अन्य करके, ऑप्शन विशेष करके, ऑप्शन समावेशी करके, ऑप्शन डी आधुनिक रूप से। चलिए बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होता है समावेशी? क्या करके सीखते हैं? समावेशी करके। चलिए आप थोड़ा सा इसको में जानते हैं समावेशी शिक्षण होता क्या है। यह शिक्षण वैसी विधि होती है जिसके अंदर क्या होता है, समाज के जितने भी वर्ग होते हैं एक समान रूप से क्या होता है, सभी को शिक्षा प्रदान करना। कोई भी वर्ग, जैसे कि मतलब गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, या मतलब विकलांग हो, जितने भी होते हैं, बच्चे आते हैं, उसको क्या है, सभी को एक समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। इसमें क्या होता है, छात्र छात्रों के मध्य क्या होता है, बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करते हैं। और एक स्कूल के अंदर, ठीक है, एक क्लासरूम के अंदर उसको क्या कहता है, मिलकर उसका शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा का रूप आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सिद्धांत को किसने दिया? सिद्धांत को किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम में गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। ये कौन दिया था? सीएल ओगर ने, डी पसन ने, जे एल वेल ने, जे पियाजो ने। चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 50 का जीन पियाजे ने बताया था। क्या कहा था? सभी बच्चे एक रूप से सीखते हैं, तो इसका कौन दिया था? जीन पियाजे ने, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। 51 देख लेते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चा करवाने, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना देना चाहिए, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, ऑप्शन में परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करना चाहिए। चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा? छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएं। तो छात्रों को क्या करना, बहस और चर्चा में क्या करना, उसको जोड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे क्या होता है, उसके माध्यम से अच्छे करके जल्दी से जल्दी सीखने का, क्योंकि जितना ज्यादा वो बच्चे अपने में वार्तालाप करेगा वो ज्यादा सीखेगा, ठीक है। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता को उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच। चलिए बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक सोच, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों क्या कहता है, आत्म सोच, उचित तरीके, गुणवत्ता, उच्च स्तर के, मतलब हाई लेवल का थिंकिंग, ठीक है। ये हाई लेवल का थिंकिंग को सोचते हैं, ठीक है, अपने आप में सोचते हैं, ठीक है, अपने आप में सोचते हैं। और रीजनिंग हाई लेवल, ठीक है, ये भी याद रखें, हाई लेवल का जो थिंकिंग होता है और फेयर माइंडेड होता है, एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल उसका माइंड रहता है। तो ये आलोचनात्मक सोच होता है, ठीक है। चलिए, ये अमूर्त सोच का सिद्धांत कौन दिया था? अमूर्त सोच ये दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, ये जीन पियाजे ने दिया था। तो ये सभी यहाँ पे याद है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं चित्रों का इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? तो बताइए कौन सा रंग? पशु के अंगों का अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधे और खनिज से, ऑप्शन में स्लेट से। चलिए बताइए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी पौधे और खनिजों से क्या कहते हैं, अजंता गुफाएं में जो वहां पे रंग यूज किए गए थे, यहाँ से पढ़ लिए गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और में देखते हैं, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी? ताम पत्रों में लिखी गई थी, पत्थर में लिखी गई थी, कागज में लिखी गई थी, या लकड़ी में लिखी गई थी? बताइए। आप हिस्ट्री से क्वेश्चन आने लगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर क्या है? तार पत्रों में लिखी गई। तो सबसे पुरानी पांडुलिपि क्या है? तार पत्रों में लिखी गई, ठीक है। तो यह क्या है? प्राचीन काल में क्या होता था, मतलब कि पांडुलिपि जो है भोजपत्र एवं तार पत्र पे लिखी जाती है। तो दोनों याद रखिएगा, एक भोजपत्र होता है, एक तार पत्र होता है, ठीक है। वहाँ वहाँ क्या होता है, मतलब कि उसके पत्तियों को क्या कहते हैं, एकत्रित किया जाता है, और उसके पत्तियों को इस प्रकार का इसमें क्या लिखा लिखा जाता है, और उसे एक हुक के द्वारा इसको लटका कर रख दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल का सबसे लंबी है? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो बताइए कौन सी अवधि सबसे लंबी काल है? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? महापाषाण काल ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का डी, महापाषाण काल। जो इसको होता है मैथोलिक एज बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मैथोलॉजिक एज, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे लंबी है, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन से उन लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमको किस टाइप का पढ़ना है, ठीक है। और कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना है। ए बी को पढ़ना और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पहला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोरेल दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, ठीक। यह खेती और पशुपालन का साक्ष्य पाए जाते हैं। चलिए, ऑप्शन है पहला ए सत्य, बी असत्य, ए असत्य बी सत्य, ए और बी दोनों असत्य, ए और बी दोनों सत्य। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते, क्या हो जाएगा 56 है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य है। क्या? ए और बी दोनों सत्य। देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान में बल्ले का उपजाऊ मैदान स्थित है, ये तो सही है। और ये खेती के पशुपालन के साक्ष्य में पाए गए थे, हाँ ये भी पाए गए थे, ये भी पाए गए थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो आपको बताना है हड़प्पा का नगर सबसे बड़ी संख्या में कहाँ पे मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। तो हड़प्पा का साक्ष्य सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? सबसे बड़े नगर के साक्ष्य गुजरात में मिले, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा, हड़प्पा क्या है? हड़प्पा को इसको सिंधु कालीन युगीनता बोलते हैं, ठीक है, या कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम से जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात में मिले थे, जिसमें से प्रमुख कौन कौन था गुजरात का? कौन कौन? जैसे लोथल, ठीक है, लोथल, लोथल था। कुछ कुछ पॉइंट याद है, जैसे लोथल था, रंगापुर था, कौन सा था? रंगपुर था, लोथल, रंगपुर, उसके बाद फिर हो जाएगा सुतकंदौर, फिर मालवा, मालवान और धौलावीरा। सुतकंदौर, क्या? सुतकंदौर और मालवार, मारवाड़ और धौलावीरा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, धौलावीरा, ठीक है। ये 4 पॉइंट ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, ऋग्वेद मतलब मूल रूप से निम्न में से किस भाषा के रचे गए थे, ठीक है। तो ये सब नहीं देखे हैं तो मेरा हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सब जितना है मैंने सारा बताया, तो वहाँ देख लीजिए। बाही, पाही, संस्कृत या प्राकृत। चलिए बताइए क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन में से ऋग्वेद क्या संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में, ठीक है। अब ऋग्वेद मूल भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत है, ये भी याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत। कौन सा? वैदिक, ठीक है, वैदिक संस्कृत, ठीक। चलिए, 59 में बोलता है 36 शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? आपको बताना है। मगध महाजनपद का पहला महावीर, प्रसन्नजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। चलिए बताइए, 36 शताब्दी में बताना है, 6ठी शताब्दी में, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसका सही आंसर क्या था? बिंबिसार। तो कौन थे? बिंबिसार थे। महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार, ठीक है। तो ये आप लोग याद है, मगध का इसको ऐसे भी बोला जाता है, मगध, मगध के हर्यक वंश के संस्थापक, ठीक है। तो मगध का हर्यक वंश, तो वंश भी कभी पूछा जाएगा तो हर्यक वंश याद रखिएगा, हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश, और ये कब से कब शासन किए थे? तो ये डेट याद रखिए, 544 से लेके 544 ईस्वी से लेके कितना? ईसा पूर्व से लेके 492, ठीक है, 492 ईसा पूर्व तक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है। बौद्ध धर्म, अहिंसा, संघ। चलिए बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा ये? अहिंसा। अहिंसा नहीं है बाबा की, बौद्ध धर्म के वो 3 रत्न है, बौद्ध धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा कुछ जान जाते हैं। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन था? विधानसभा, 4 नंबर ना, 4 नंबर में क्वेश्चन कुछ सीधे रखना, तो कौन सा? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, 61 देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है,
निम्न में से कौन सा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? कौन करता है? विधानसभा निर्वाचित सदस्यों का मतदान, संसद निर्वाचित सदस्यों का मतदान, लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 61 का हो जाएगा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कौन सा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सदस्यों का चुनाव के लिए क्या था, विशेष संगठन निर्वाचन मंडल गठित किया जाता है और उसके द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 62 में देख लेते हैं। भारत द्वारा निर्मित निम्न में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला संसदीय एकात्मक, राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन राष्ट्रपति एकात्मक और संसदीय संघ। चलिए बताइए। तो कौन सी शासन प्रणाली का अपनाया गया था? चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? संसदीय और संघीय। ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश में बोलता है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। तो इसको अपनाया गया था। ठीक है, चलिए 63 में देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र का आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 48, 84, 47, 74। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? 84। तो कितना हो जाएगा? 84। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सदस्य निर्वाचित है? 84। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में भारत में अस्पृश्यता का कारण निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है? अस्पृश्यता बताना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरोध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अधिकार से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अधिकार से भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए 64 का। तो क्या हो जाएगा 64 का? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये अभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो समानता का अधिकार। ठीक है, ये देख याद रखिएगा कितना के बीच में? ये 14 से लेकर 18। ठीक है, और अस्पृश्यता करना 17 में आता है, आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल 17 में आता है अस्पृश्यता का अधिकार। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। राइट टू फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार कितना से होता है? 25 से लेकर 28। ठीक है, तो स्वतंत्रता का 25 से 28 आर्टिकल में। शोषण का विरुद्ध अधिकार कितना है? 23 का 24 में, 23 और 24 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 23 24 में, आर्टिकल 23 24 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या? आर्टिकल 32 में है। ठीक है, आर्टिकल 32 में। ये सब आप लोग याद रखिएगा। 14 साल राइट टू समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का 25 से 28, शोषण के विरुद्ध 23 24 में और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में। ठीक है, इसी को बोलता है संविधान का आत्मा। इसको कौन दिया था? भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। ठीक है, तो टोटल इतना याद रखिएगा। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 से संबंधित है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानता का अधिकार से। ठीक है, तो समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना मौलिक अधिकार कौन नहीं है। शिक्षा का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो बताइए मौलिक अधिकार कौन नहीं है? चलिए, तो कौन सा मौलिक अधिकार? ये संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? इसको एक संवैधानिक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? मतलब कौन सा? संपत्ति का अधिकार को हटा कर अब विधिक अधिकार, इसको कौन सा? विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया। कौन सा अधिकार? लिखिए विधिक, विधिक अधिकार। कौन सा आर्टिकल बोलेगा? तो 44। ठीक है, 44 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाकर इसको संपत्ति इस विधिक अधिकार। अभी वर्तमान कितना में है? इसको अभी 300 आर्टिकल 300 के एक को में को आर्टिकल 300 के को में इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो संविधि पहले था कितना में था? ये आर्टिकल 31 में था। ठीक है, आर्टिकल 31 में था, तो इसको हटा के आर्टिकल 301 में डाल देगा और इसको विधिक अधिकार माना गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अभी जस्ट बता दिया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अभी वो बता दिया। शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 24 में बता। धर्म की आजादी का 25 से 28 के बीच में है। शिक्षा का अधिकार अभी वही 21 मानिए। ठीक है, तो इसी में शिक्षा का अधिकार भी है। 14 से 18 के बीच में भी शिक्षा का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा सा कुछ कुछ याद रखिएगा। चलिए, अस्पृश्यता अभी जस्ट बताए थे के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक विकलांगता को, लिंग को, जाति को या वंश को। चलिए बताइए। चलिए फास्ट करते हैं हम लोग। हाँ, 66 क्या है? 66 है जाति को। तो अस्पृश्यता क्या है? ये कास्ट को डिनोट करता है। अस्पृश्यता का छुआछूत, भेदभाव जितनी भी होती हैं ये सब भी, जैसे कि बड़ी जाति छोटे जाति धर्मों के बीच में क्या होता है? समानता। ठीक है, जातिवाद गुण ये सब में जितनी वैदिक काल में क्या होता है? कर्मों के आधार पर जाति का निर्धारण कर दिया जाता है। वैदिक काल में क्या होता है? जो उच्च जाति है तो वो लोग पूजा पाठ करेगा, छोटी जाति है वो लोग जूता सोएगा। ठीक है, जिसका मीड वाला है वो लोग लड़ाई करेगा। इस तरह का चार चार भागों में वैश्य छात्र शूद्र, इस तरह का 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो अस्पृश्यता आर्टिकल 17 से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या बोलता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है? तो बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन करता है? ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर सी कौन है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति या शपथ दिलवाया जाता है। इंग्लिश में बोलता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। इसमें बोलता है राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? आप बताइए राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? चलिए बताइए। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, बेसिक है, ये सब आपको आना चाहिए। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ये सभी याद जाते हैं। आसान क्वेश्चन है इसलिए हम लोग जल्दी स्किप करते हैं, निकलते चलते हैं, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन लड़ता है? तो बताइए प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों को मंत्रिपरिषद करता है, मुख्यमंत्री करता है, संसद करता है, या संसद का विधायक करता है? तो बताइए प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ये सब तो आसान आसान हल्का हल्का, देखिए कितना 2018 में कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संसद। तो कौन करता है? ये प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? यह संसद के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो संसद के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव कराया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहता है निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा गया? तो भारत का पहला नागरिक किसे कहा गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? चलिए भारत का प्रथम नागरिक किसको? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के उच्च इसी को राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया, ठीक है। 71 में बोलता है निम्न में से किसको भारत का राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का राज्य का पहला नागरिक, ये रिपीट कर गया, तो भारत राज्य का पहला नागरिक किसको होता है? इसको, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया सर। क्या? राज्यपाल। इसमें किसका? भारत के राज्य का पहला, अच्छा राज्य के बारे में तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। राज्य के बारे में तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद बताना, लोकसभा का 2014 के बाद क्या कौन सी है? 13वीं है, 14वीं है, 15वीं है, 16वीं है? चलिए बताइए। बहुत इजी है। तो क्या 16वीं है, तो याद रखिएगा 16वीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन? उस समय को बोला जाता है, तो अब तो वर्तमान में याद नहीं है। तो उस समय जो एग्जाम 2018 में, तो 2000 में कौन था? ये रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। तो कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74। भारत का संविधान निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया? तो बताइए कौन किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम के बारे में, सरकार का ढांचा के बारे में, राजनीतिक दल के बारे में, और नागरिक का अधिकार के बारे में? बताइए किसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया? नहीं पूछा है ना। तो किसके बारे में? यह राजनीतिक दलों के बारे में, कौन सा दल हो जाएगा उसका नेशनल नेमिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दर्ज मतलब कि उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। चलिए 75 में देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन कौन करता है? देखिए राज्यसभा का सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? बताइए कौन करता है राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति? ये तो इजी इजी क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में कौन करता है? ये राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है निम्न में से कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो बताइए भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष होता है? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू? चलिए बताइए। तो कौन है? 76 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन से थे? अस्थायी मतलब कि निम्नलिखित में भारत का संविधान का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर था? भारतीय गवर्नर कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी भट्टाचार्य सीतारामैया, 3 नंबर सी टी सी रामकृष्णा, और ऑप्शन सी राजगोपालाचारी? चलिए बताइए भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर, इंग्लिश में देख लीजिए इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन था? सी राजगोपालाचार्य जी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य जी थे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 78। इसमें क्या बोलता है? 78 में बोलता है भारत का संविधान कब अपनाया गया था? पहला 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950? बताइए कब अपनाया गया था? तो क्या हुआ 78 का सी क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अब फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। 79 बोलता है इसमें क्या होता है निम्नलिखित में से किसे भारत का रियासतों को एकीकृत करने का निर्णायक भूमिका निभाया था? ठीक है, ठीक है। पहला जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और श्री राजगोपालाचारी जी? चलिए तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों का कार्य करता है। समवर्ती सूची, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार के निकाय। बताइए, तो समवर्ती सूची में कौन शामिल है, तो कौन है, केंद्र सरकार और राज्य। तो समवर्ती सूची में क्या करता है, दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मतलब मिलजुल कर क्या कहते हैं, उसमें अपना निर्णय लेते हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है समवर्ती सूची। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। समवर्ती सूची के बारे में तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, कौन सूची में कितना ये है, तो ये सभी तो पूछा जाता है कभी कभी। तो चाहिएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी उतना टाइम नहीं है, तो इसलिए चलिए स्किप करते हैं। हम किस नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन कर देंगे, कौन सा टॉपिक में कितना संसद है, कौन सा विषय रखा गया है, वो सभी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है निम्न में से कौन भारतीय संविधान संविधान सभा में मसौदी समिति के अध्यक्ष थे। बताना है कौन संविधान सभा के मसौदी समिति के अध्यक्ष थे। श्री राजगोपाल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, डॉक्टर बी एन राव। इसका सही 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन था, बी आर अम्बेडकर जी, 81 का सही आंसर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये कब 29 अगस्त 1947 को पारित किया था। कल 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को पारित किया गया था बिल। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से दिखे। ठीक है, 82 में क्या बोलता है, 18वीं सदी के किस सदी में बंगाल धीरे धीरे क्या है, मुगल के नियंत्रण में हो गया था। तो मुगल के नियंत्रण में हो गया था मुर्शिदा कुली खान के द्वारा, नादिर शाह, अलावर्दी खान और बुरहान उल मुल्क के द्वारा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मुर्शिद कुली खान। तो उस समय कौन था, मुर्शिद कुली खान जी थे। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। 83 देख लेते हैं। 83 में क्या बोलता है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचान नहीं जाएगा। तो मतलब कि कौन बोला था, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए बताइए इसका सही जवाब। कौन बोलते हैं, ये लॉर्ड कैनिंग। कौन बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या कहते हैं, ये भी याद रखेगा। गवर्नर जनरल ने क्या था, मुगल का जो अंतिम बचा था कौन सा था, याद रखेगा। बोलते हैं बहादुर शाह जफर, ये अंतिम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अंतिम थे बहादुर शाह। कब कब, 1857 से लेकर 58। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1857 और 58 में। ठीक है, 57-58 में ये बोले थे। और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और फैसला लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल जमान हुआ, उनके बाद कोई भी, ठीक है, उसका मतलब मृत्यु के बाद कोई भी वंशज और नहीं आएगा। ठीक है, और कोई राज नहीं करेगा। अब पूर्ण रूप से क्या, अंग्रेज का शासन रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, क्या बोलता है। 84 में बोलता है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीकों से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। किसने कहा कि अवध पे गलत तरीकों से शासन किया जा रहा है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बताइए कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए, तो कौन था इसका, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी में कब कब 1800 लेकर 48 से लेकर 56 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर देते हैं 1848 से लेकर 56। ठीक है, ये रहा थे इसने के बीच में ये क्या था, गवर्नर जनरल थे। उसके बाद ये कौन कौन सा बदलाव किए थे, ये भी जानते थे, जैसे कि रेलवे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रेलवे, डाक, डाकघर, जितने भी है डाकघर हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, डाकघर, शिक्षा। ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, आपको डिटेल दे। डाकघर, शिक्षा, ये सब जितने भी यहाँ थे उसके द्वारा करवाया गया था। और रेलवे कब खोला गया, 1853। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1853। ठीक है, डाक विभाग की स्थापना किया था, शिक्षा में सुधार किया था। इसी समय क्या, बोर्ड डिस्पैच नीचे अपनाया था डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो ये सब भी। दूसरा व्यवगत सिद्धांत। ठीक है, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ठीक है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेफ्ट मतलब कि पॉलिसी लाया था। इसमें क्या था, इसमें इसी के माध्यम से मतलब कि व्यवगत सिद्धांत के माध्यम से क्या, सतारा को हड़पा था। ठीक है, सतारा को यह हड़पा था। ठीक है,
सतारा, जैसे कि सतारा हार पाता, कौन कौन, झांसी को हार पाता, झांसी को हार पाता। उसके बाद नागपुर, अवध, अवध को किस लिए, अवध को कुशासन पे, ठीक है, अवध को कुशासन के आरोप करके हार पाता, ठीक है। पीडब्ल्यू एक्ट भी लाया था, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना भी किया था, ठीक है। विधवा पुनः बिल किसका, लॉर्ड मतलब कि डलहौजी के द्वारा मिलके और राजा राम मोहन द्वारा 1856 में, ठीक है, 1856 में विधवा पुनः बिल भी इसके द्वारा में किया गया था। तो ये बहुत अच्छा ये काम किया था। फिर सिख आंग्लो युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, 1849 में हुआ था। उसमें भी क्या था, लड़ा था, और उसके बाद पंजाब ब्रिटिश शासन को मिला दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसका ये सब में बहुत ज्यादा योगदान था, ठीक। चलिए इतना हो गया। चलिए अगला चलते हैं, लोड डालो जिस इतना क्वेश्चन बन गया। चलिए, कानपुर के कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवे कहा। पहला था नाना साहब ने, बाजीराव प्रथम ने, और बाजीराव द्वितीय ने, और बहादुर शाह जफर ने। बताइए तो कानपुर पे कौन था, ये बताइए तो कौन था, ये नाना साहब, नाना था, ठीक है। तो इसको भी, कानपुर को भी हड़प लिया था, ठीक है ना, ये उस समय, तो ये नाना साहब थे, ठीक है। 86 में देखते थे, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि। तो कारखाने के विषय में पढ़ाने की सबसे, एक कहानी सुनाना, किसी विषय को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करना, और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो किसके द्वारा कारखाने के माने आप बच्चों को पढ़ाने हैं, और बच्चों को उससे एकदम रूबरू करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या कहते हैं, उसको कारखाना, कोई भी नियरेस्ट कारखाना होगा वहाँ पे ले जाएंगे, और बच्चों को वहाँ का यात्रा करवा देंगे, और वहाँ से वो बच्चों क्या हाथ से स्पर्श करके देख कर खुद से ये करेगा, वो जल्दी उसको अडेप्ट कर लेगा, ठीक है, सीख लेगा, ठीक है। एड्यूसेट, एड्यूसेट क्या अभिप्राय है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा को स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल की खोज किया जाता है, नया ग्रह के बारे में, यह क्षुद्र ग्रह मंगल को बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। बताइए ये क्या है, एड्यूसेट क्या है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। 87 का क्या दिया, यह मानव निर्मित एक भारतीय उपग्रह है, मानव निर्मित क्या है, भारतीय उपग्रह, एडुसेट, ये क्या है, भारतीय उपग्रह। चलिए इसको जानते हैं, यह एडुसेट कब 2004 में आंतरिक में स्थापित किया था, कब क्या था, 2004 में, ठीक है। याद रखिएगा, एडुसेट कब, 2004 में, कभी मान लो एग्जाम में पूछ दिया है तो इसमें जाता है। और इसमें क्या कहता है, इसरो, इसरो के द्वारा क्या था, निर्मित किया गया था, यह कितने में उगाया गया था, यह प्रक्षेपण के लिए आसमान में भेजा गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य था कि भारत के दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता करना, ठीक है। तो यही इसका उद्देश्य है, ठीक है, एडुसेट का, ठीक है। चलिए, तो माननीय एक प्रकार का सैटेलाइट था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, पंचवाणी और बीजक निम्न में से किस महान हस्ती, छंद और विचारों को संरक्षित किया गया था। पहला ऑप्शन मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और रविदास। चलिए बताइए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कौन है, कबीर थे, ठीक। पंचहस्ती और बीजक, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, पंचहस्ती और बीजक कौन है, तो ये कबीर के द्वारा ये लिखा हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला 89 देखते हैं, एलोरा की गुफा भित्ति चित्र जिसमें विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल के कृति है। बताइए, गुर्जर प्रतिहार काल के, राष्ट्रकूट प्रतिहार के, चालुक्य काल के, या गुप्त काल के। चलिए, तो सही आंसर इसका देख लेते, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्या, राष्ट्रकूट प्रतिहार के। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट प्रतिहार के, ठीक है। तो ये लोरा गुप्त है, इसमें कौन था, विष्णु गुप्त को नरसिंह और पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया, तो विष्णु को नरसिंह और पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया, और राष्ट्रकूट काल की यह कृति है, याद रखिएगा। और कितनी गुफाएं थी, तो टोटल गुफाएं थी 34, कितनी गुफाएं थी, 34 गुफाएं, ठीक है। तो कितनी गुफाएं थी, 34 गुफाएं थी, यह भी याद रखिएगा। और कुछ कुछ जान जाते हैं, जिसमें से क्या, हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं मंदिर बने थे, कौन कौन सा, हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बौद्ध कितना, 12 बौद्ध गुफाएं, 12 को मतलब बौद्ध के 12 गुफाएं थे, हिंदू के कितना 17 गुफाएं थे, और 5 जैन। तो याद रखिएगा, 12 को था बौद्ध का, 17 हिंदू का था, और 5 जैन का था, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, ये हिंदू का था, और यह बौद्ध का था, ठीक है। तो ये सभी आप लोग याद रखिए, इतने इतने गुफाएं थे, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन उपनिवेशन में आस्था रखता था। तो बताइए उपनिवेशन में कौन आस्था रखता था, वह समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज और सेव समाज। चलिए बताइए, तो कौन था। चलिए इसका सही जवाब, लास्ट का सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन था, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा लाया गया था, ये बताइएगा, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा डिक्लेयर कर लेते हैं, रामकृष्ण मिशन जो क्या है, 1 मई 1897, कहाँ से, कोलकाता से। तो कब है, 1 मई, याद रखिएगा डेट, 1 मई 1897, ठीक है। कहाँ, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। कलर चेंज करते हैं, अच्छा सा दिखेगा, ठीक है।
कहाँ से? कोलकाता, ठीक है। कहाँ से? कोलकाता। कुछ-कुछ पॉइंट इसमें से याद रखिएगा आप लोग। जैसे कोलकाता रामकृष्ण मिशन का स्टार्ट किया गया था। आर्य संगत क्या है? सेवा करना, परोपकार करना, कर्म योग मानना। सेवा सत्कार करना इसका उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे कभी-कभी एग्जाम में हो सकता है पूछ देगा। और इसमें क्या आत्मा मोक्ष जगत हित इसने वाक्य दिया था, आत्मोन मोक्ष जगत हित कभी पूछ देगा, ठीक है। मतलब इसका अर्थ होता है अपने मोक्ष एवं संसार के हित के लिए, ठीक है। अंगीकृत जो संगठन का इसका उद्देश्य था, तो यही था रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जी के लिए लगभग लाया गया था, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, ठीक है। मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। हम कल करेंगे जो आप एसएसटी हो गया, सीडीपी हो गया, आप करते हैं हिंदी और इंग्लिश, नहीं तो हिंदी कर लेते हैं पहले, ठीक है। हिंदी कर लेंगे, हिंदी करने के बाद फिर जो बचेगा मैथ और साइंस का जो बच जाता है उसको हम लोग कर लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहता है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा और हम अपडेट देते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर